हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोहलर की थियरी, पियाजे की थियरी, थॉर्नडाइक की थियरी। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट फर्स्ट में आपको कोहलबर्ग, स्किनर, पavlov की थियरी मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको उसका पार्ट 2 ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल थ्योरी की ये पार्ट 2 आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे B.ed से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उसके सीरीज़ हम शुरू किए हैं, हमने शुरू किए हैं। तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आप B.ed रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कोहलर, पियाजे, थॉर्नडाइक इन तीनों की थियरी को हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट थियरी है हमारी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ये थियरी स्किनर BF ने दी थी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बिहेवियरिस्ट भी थे, ये बिहेवियर पे वर्क करते थे। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या किया स्किनर ने, एक रैट को क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लाइट है, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो जो स्किनर ने क्या किया, कंडीशन ऐसे कर दी कि जो रैट है उसको खाना दे दिया पैलेट में, फूड पैलेट। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन थी कि अगर ग्रीन लाइट जलती है तो अगर रेड खाना लेता है तो उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर रेड लाइट जलती है, ठीक है, रेड लाइट जलती है और अगर वो खाना लेने जाता है चूहा तो उसको माइल्ड करंट लगता है। ठीक है, ग्रीन लाइट लेने पे क्या होता है, उसको खाना मिलता है। अगर ग्रीन लाइट जलती है तब रेड खाना लेने जाता है तो उसको क्या होता है, पैलेट, अगर वो पैलेट दबाता है तो उसको खाना मिल जाता है। तो कई बार मतलब ट्रायल एंड एरर कर करके रेड को एट लास्ट समझ में आ जाता है कि जब रेड बटन दबता है ना तो मुझे जो पैलेट है वो नहीं, जो ये बटन है इसको नहीं दबाना है, अदरवाइज मुझे करंट लगने का डर है। और जब ग्रीन लाइट जलती है तब क्या करता है, वो बटन को दबा देता है और फिर उसको उसका खाना मिल जाता है। इस तरीके से रेड को धीरे धीरे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि मुझे ग्रीन लाइट बजने पर, ग्रीन लाइट के जलने पर ही मुझे बटन को प्रेस करना है, तब मुझे खाना मिलेगा। और इस तरीके से उसने क्या किया, रेड बटन को अवॉइड किया, रेड बटन नहीं दबाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ द रेड प्रेस द बार एंड कंटिन्यू डज नॉट गेट द फूड। ठीक है, मतलब कि अगर उसको समझ में आ गया कि अगर वो रेड बटन दबाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, उसको इलेक्ट्रिक करंट जो माइल्ड है वो मिलेगा। यहाँ पे देखिए, तो इसके ज़रिए उसको समझ में आया कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन लैब रैट प्रेस अ लीवर व्हेन अ ग्रीन लाइट इज ऑन दे रिसीव अ फूड पैलेट एज अ रिवॉर्ड। तो यही हमने जाना कि जब ग्रीन लाइट है अगर वो ऑन होती है तो उसको खाना मिलेगा, जो रेड लाइट होती है तो उसे माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। तो इसीलिए वो धीरे धीरे समझ गया कि उसे क्या करना है, ग्रीन लाइट के बजने पे खाना लेने जाना है और रेड लाइट बजता है तो उसको अवॉइड करना है। यहाँ पे देखिए 3 तरीके के रेस्पॉन्स स्किनर बताते हैं, न्यूट्रल ऑपरेंट्स, रेनफोर्सर, पनिशर्स। न्यूट्रल ऑपरेंट्स क्या होते हैं कि इसके द्वारा जो है हम जो रिस्पॉन्स है उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूट्रल रहती है, नहीं पता होता है। ठीक है, रेनफोर्सर क्या होता है, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एनवायरनमेंट दैट इंक्रीज द, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जो कि प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है कि वो बिहेवियर मतलब फ्यूचर में दोबारा रिपीट होगी। पनिशर्स क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा, पनिशर क्या था, यहाँ पे रेड लाइट एज ए पनिशमेंट उसे दी गई थी, तो यहाँ पे उसे पनिशर कह सकते हैं हम। रिन्फोर्सर और रिन्फोर्समेंट, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट क्या होता है, स्किनर शोड हाउ पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट वर्क बाय प्लेसिंग अ हंग्री रैट इन हिज स्किनर बॉक्स। The box contained a lever on the side, and as the rat moved about the box, it would accidentally knock the lever. Immediately it did so, food pallet would, यानी पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट यहाँ पे क्या था, उसको रिन्फोर्स किया गया खाना देके। तो यहाँ पे खाना जो है वो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट का
काम कर रहा है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या था यहाँ पे? Negative reinforcement is the termination of an unpleasant state following a response. This is known as negative reinforcement because it is the removal of an adverse stimulus which is rewarding to the animal or person. Negative reinforcement strengthens behavior because it stops or removes an unpleasant experience. क्योंकि यहाँ पे क्या था? Negative reinforcement क्या था यहाँ पे? जो रेड लाइट थी वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट था। और जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है वो क्या करता है कि अगर इंडिविजुअल कोई गलत मतलब कोई काम ऐसा कर रहा है जो अनडिज़ायरेबल है उसको करने से रोकता है। क्योंकि रेड लाइट है, उसने क्या किया कि उसके वजह से रेड को समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक शॉक्स को से बचने के लिए उसने रेड बटन को दबाना बंद कर दिया। किसका डर से? जो माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक था। तो वो यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट था। पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट, जैसे पनिशमेंट के तौर पर उसे यहाँ पे क्या मिला? समटाइम्स रेफर टू एज ए पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन प्रेजेंट एन अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम इन ऑर्डर टू वीकन द रिस्पॉन्स। स्पैंकिंग फॉर मिसबिहेवियर, जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या था? पॉजिटिव पनिशमेंट हम किसे कह सकते हैं कि जो माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक जो था वो पॉजिटिव पनिशमेंट के तौर पर काम कर रहा था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है कि नेगेटिव पनिशमेंट से कोई बिहेवियर को रोका जाता है और उसको रोकने के लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है वो नेगेटिव पनिशमेंट में आता है। टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट, तो जो रिइंफोर्समेंट लगातार दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा उसे बार बार जो है रिइंफोर्स दिया जाता है, बार बार उसे खाना दे के उसको जो है एक तरीके से कंडीशन किया जाता है कि इसको रैट को। सेकंड है फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं टीचर कहती है ना कि 5 बार अगर तुमने सही आंसर दिया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, यानी यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो यहाँ पे होता है। थर्ड है यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल। फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल क्या है? जैसे टीचर अगर कहती है कि तुम अगर 15 मिनट तक पढ़ाई करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम 15 मिनट तक लगातार पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया जाता है, फिक्स्ड इंटरवल होता है। ठीक है, अब फोर्थ है वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, जैसे गैम्बलिंग में होता है और फिशिंग में होता है ना कि उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, फ़ायदा नहीं भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। गैम्बलिंग का आपको पता ही होगा। ठीक है, फिफ्थ है वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल्स, जैसे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो उसको जो पेमेंट मिलती है वो अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे मिलती है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका कोई प्रिडिक्टेबल टाइम नहीं होता है, वो तो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है या तो प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा है कि इसको पता है कि मंथली मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो अनप्रिडिक्टेबल टाइम है, उसका कोई पता नहीं, अनिश्चित समय में उसको मतलब उसका कोई समय नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल टाइम में उसको मिल सकता है। अब यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखिए, और अगर आपको ये थियरीज जो है अगर आपको डिटेल में चाहिए ना तो आपको क्या करना है, केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे थियरीज की पर्टिकुलर जहाँ पे मैंने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपने देख लिया कि इससे बिहेवियर को कंडीशन किया जा सकता है। ठीक है, क्लासरूम बिहेवियर को कंडीशन किया जा सकता है, एंग्जाइटी से डील करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और बिहेवियर जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने में। क्रिटिसिज्म में आप देखिए नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये चूहे पे किया गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा चूहे ने रिस्पॉन्स किया वैसा ही ह्यूमंस भी करे, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस तो अलग है। तो जो चीज़ एनिमल पे लागू होती है वही चीज़ ह्यूमन पे लागू नहीं हो सकती। और इसके अलावा भी उन्हें कई सारे लोगों ने, जैसे एडवर्ड टॉल्समैन ने भी इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया था इनकी इस थियरी के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग अपना देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे अपना सेकंड थियरी। ठीक है,
ओके, अब हम लोग देख लेते हैं थ्योरी नंबर 4। ये है पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे पैवलव के बारे में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आपको जानना ज़रूरी है। तो उनका जन्म रियाजन में रशियन एम्पायर में हुआ था। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट आपको डीपली नहीं समझा सकती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए अगर आपको डीपली जानना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो पैवलव ने क्या किया कि जो डॉग है, ठीक है, डॉग जो था वो हंगरी था और उसके सामने पैवलव ने खाना रख दिया। ठीक है, खाना रख दिया तो उसको खाने को देखकर वो सेलिब्रेट करने लग जाता है, यानी उसकी लार निकलने लग जाती खाना को देख के। ठीक है, सेकंड कंडीशन में पैवलव ने चेंजेस किया। क्या किया? उसने खाना नहीं दिया बल्कि पहले घंटी बजा दी। ठीक है, घंटी बजा दी। इस समय तो डॉग को कनेक्शन नहीं मालूम था खाने का और ये अपना घंटी का। ठीक है, थर्ड में पैवलव ने क्या किया कि खाना भी रख दिया और साथ ही घंटी भी उसने बजा दी। तो ऐसा उसने थोड़ा सा बार बार उसने किया, तब जाके डॉग को समझ में आ गया कि जब घंटी बजती है तब मुझे खाना भी मिलता है। तो फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही पैवलव ने जो है बेल बजाई तो डॉग है ऑटोमेटिक सेलिब्रेट करने लगा। देखिए क्या होता है, जैसे कि जब स्कूल में भी होता है, ठीक है, जब इंटरवल की बेल बजती है, ठीक है ना, तब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि हमें क्या है, अभी इंटरवल हो गया, अभी हमें क्या करना है, अपना जो है हमारा डिनर सॉरी लंच टाइम हो गया और हमें अभी क्या करना है, हाँ, अपना जो भी लंच बॉक्स है हमें वो खाना है। ठीक है, तो उस तरीके से डॉग को भी समझ में आ गया कि अब ये घंटी बजी है तो मुझे खाना भी मिलेगा। तो बेसिकली जो पैवलव ने क्या किया है कि जो बेल है उसको खाने के साथ एक तरीके से कनेक्ट कर दिया। आगे देखते हैं फेस 1। यहाँ पे आप फेस 1 यहाँ पे देखिए, फेस 1 मैंने आपको समझा दिया कि क्या हुआ था। ठीक है, तो फेस 1 में वो जो फूड है वो किसका काम कर रहा है, वो नेचुरल स्टिमुलस का काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी, जो फूड है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जो फूड जो सैलिवेट कर रहा है वो फूड को देखकर, वो क्या है, वो नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बिफोर कंडीशनिंग जो फूड था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, क्योंकि उसे कंडीशन नहीं किया गया था। तो जो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उसे फूड के बीच में और बैल के बीच में कनेक्शन क्या है ये मालूम नहीं था। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पैवलव ने खाने के साथ जो बेल को जो मिक्स कर दिया, यानी एक साथ में इन दोनों को बेल बजाया और खाना भी दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो रिस्पॉन्स आया डॉग का वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। और थर्ड में यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब कंडीशन हो गई डॉग की, तो उसके बाद जब उसको खाना नहीं दिया गया बल्कि बेल बजाया गया, तो जब बेल बजाते ही उसका जो उसकी लार टपकने लगी, वो क्या था, कंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे खाना था, और जो उसकी लार थी वो कंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है। अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है वो फूड है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है जो नेचुरल जो सैलिवेट करना, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, जो डॉग ने खाने को जो रिंग बजने के बाद जो रिंग बजी उसको नहीं पता था तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। अनकंडीशन कंडीशनड स्टिमुलस क्या था और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था। कंडीशनड स्टिमुलस वही था जब खाने के साथ बेल को जो है कंबाइन कर दिया गया, और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, जब डॉग बिना देखे ही
जो खाने को बिना देखे ही जो बेल की जो रिंग सुनते ही वो जब रिस्पॉन्स करने लगा, जब सेलिब्रेट करने लगा, वो था कंडीशनड रिस्पॉन्स है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन यहाँ पे देखिए आप लोग। चलिए अब हम पहुँचते अपने लास्ट थियरी पे, थियरी नंबर 6 पे। चलिए अब लोग लास्ट देख लेते हैं हम लोग 6th नंबर, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग जो थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था। उनके बारे में आप सारा इंट्रोडक्शन जान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हाइंस डिलेमा दिया हुआ था। हाइंस डिलेमा एक छोटी सी स्टोरी है जो उन्होंने, एक हम कह सकते हैं ना काल्पनिक स्टोरी, जिसके ज़रिए किसी का मोरल डेवलपमेंट, किसी का मेंटल डेवलपमेंट चेक किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहानी बताई कि एक जैसे एक वाइफ है जिसका नाम है सॉरी एक हाइंस है। हाइंस एक मेल का नाम है। उसकी उसकी जो वाइफ है वो बैड डेथ पे, मतलब वो मरने की तादाद पे आ चुकी है, और उसको किसी तरीके का कैंसर हुआ है, ठीक है। और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से पूछता है कि मतलब उसके जो मेडिसिन है जिससे वो उसका इलाज किया जा सके। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि इसका जो जो सिचुएशन है उसके लिए मेडिसिन तो है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है। तो जो हाइंस क्या करता है, अपना मनी कलेक्ट करने की इधर उधर से बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो बहुत कोशिश करता है, सीईओ के पास भी जाता है, उससे भी रिक्वेस्ट करता है, बट वो वहाँ से भी उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। उसने अपने तरीके से पूरी कोशिश किया, लेकिन उसके हाथ वो दवाई नहीं लग सकती है। लेकिन फिर लास्ट में उसके पास केवल एक उपाय बचता है। क्या उपाय बचता है कि वो कंपनी में जाके वो जो दवा होती है, जो ड्रग होता है, वो चोरी कर लेता है, ठीक है। ये जो एक काल्पनिक कहानी है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से मोरल डेवलपमेंट चेक किया जाता है। तो ये फर्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि कोलबर्ग ने ये कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो फिर उनको ये कहानी सुना के उनके साथ ऑप्शन उन्होंने वो देते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हाइंस को ड्रग चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका चांस होता है कि वो में भी जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देते हैं कि हाइंस को वो दवाई चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण उसकी जो वाइफ है वो ठीक हो सकती है। थर्ड ऑप्शन दिया जाता है, हाइंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज ही इज़ अ गुड हस्बैंड। थर्ड, उसको इसीलिए करना चाहिए चोरी क्योंकि वो एक अच्छा हस्बैंड है। फोर्थ है कि उसको दवाई ले लेनी चाहिए और अपने आप को सरेंडर कर लेना चाहिए। और फिफ्थ है यहाँ पे देखिए कि उसको चोरी कर लेना चाहिए क्योंकि किसी की जान बचाना, ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉ कानून से। हाइंस को चोरी कर लेना चाहिए ड्रग, क्योंकि अगर वो ये नहीं करता चोरी तो ये अनजस्ट होता, अन्याय होता उसकी वाइफ के ऊपर और उसके ऊपर भी। तो ये क्या किया, कोहलबर्ग ने ये जो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन है ये बॉय से पूछा, ठीक है। और सभी जो जिनके बारे में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, 2 घंटे का इंटरव्यू उन्होंने लिया कोहलबर्ग ने, इस तरीके की सिचुएशन खड़ी करके उनसे ये ऑप्शन पूछा गया, ठीक है। और जो कोहलबर्ग ने पूछा है उसके अकॉर्डिंग उनका मोरल डेवलपमेंट चेक किया गया। मोरालिटी का यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, ठीक है। और यहाँ पे इनका, यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से चेक किया जाना था। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे 6 स्टेज है टोटल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज सबसे छोटा स्टेज है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम बच्चों को इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट जज होता है, डायरेक्ट उन लोग, जैसे कि अगर उनको पता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज का, फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे को, जैसे हमने कहा कि इसमें ऐड किया जाता है, बच्चे को डर होता है कि अगर ये काम हम गलत करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो उनको पता है कि क्या काम गलत करने से वो बचते हैं, ठीक है, सही काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ये बच्चे ज़्यादा उतने डेवलप नहीं हुए थे कि वो अपने किसी तरीके के क्रिटिकल थिंकिंग जो है सोच सके। सेकेंड है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। यहाँ पे जो बच्चा होता है क्या करता है, अपने ओन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो अगर हम हाइंस की, यहाँ पे हाइंस के जो एग्जाम्पल से देखें, तो जैसे कि हाइंस ने क्यों किया, क्योंकि उसको खुद के सेटिस्फैक्शन के, खुद के इंटरेस्ट के लिए उसने वो दवाई को चोरी किया। सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज। तो यहाँ पे गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो अब मतलब अपने एक अच्छा छवि के लिए, अपना अच्छा कि मैं गुड बॉय हूँ, गुड गर्ल हूँ, उसके लिए
तो जैसे हाइंस के एग्जांपल से अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो क्या होता है कि वो हाइंस ने क्यों चोरी किया, क्योंकि उसको एक अच्छा हस्बैंड साबित करना था अपने आप को। सेकंड है बी है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या होता है कि हियर इंडिविजुअल हैज़ टू थिंक रिजल्ट ऑफ एनी action from perspective of law. This stage is beyond any individual personal interest or needs. They have to follow every law and order and try not to violate any rules. यानी यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट की कोई जगह नहीं है, सभी जो इंडिविजुअल है उसको लॉ को फॉलो करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरीके की जो रूल्स है उसको वायलेट ना करे। तो अगर हम इसको हाइंस के कंडीशन से देखें तो हाइंस को वो जो मेडिसिन है वो नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या था, लॉ के विरुद्ध, लॉ का उसने क्या किया, एक तरीके से वायलेट किया लॉ को, कि जो रूल है उसको तोड़ा। अच्छा, थर्ड देख लेते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये क्या होता है, बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे सभी हम कहते हैं ना कि सभी जो पर्सन है उसके खुद की कुछ सोच होती है, खुद के ओपिनियन होते हैं, खुद के राइट होते हैं और उनके राइट को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, लॉ इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हियर। इफ़ एनी लॉ इज़ देयर दैट इज़ डूइंग एनी हार्म, कोई ऐसा कानून है जो कोई हार्म कर रहा है सोसाइटी को, तो ऐसे कानून को मेजॉरिटी डिसीजन के द्वारा हटाया जा सकता है। तो हम अगर हाइंस की कंडीशन से देखें तो क्या होना चाहिए कि हाँ उसने ये काम किया क्योंकि उसकी वाइफ जो बेड डेथ पे थी, तो अगर वो किसी तरीके का लॉ के विरुद्ध अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि हाइंस ने क्यों किया, अपनी वाइफ को बचाने के लिए किया। तो ऐसे में अगर कोई लॉ है जो इसके विरुद्ध है तो ऐसा लॉ को क्या किया जा सकता है, मतलब ऐसे लॉ को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लास्ट है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे जो, तो ये स्टेज क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो खुद के मोरल गाइडलाइंस तैयार कर सकता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर ह्यूमन राइट के लिए लड़ रहा है, जस्टिस के लिए लड़ रहा है, इनइक्वालिटी के लिए लड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो मेजॉरिटी का ना सोच के वो अपने दम पे और अपने जो है पूरी मतलब सोसाइटी के लिए लड़ रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी कानून के डर के वो लड़ रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर महात्मा गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या था, इनजस्टिस के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग अगर हाइंस को फिट करें तो हम उसके हिसाब से कंडीशन बना सकते हैं कि हाइंस को क्या करना चाहिए कि बिना किसी लॉ के डर से, बिना किसी पनिशमेंट के डर से उससे क्या करना चाहिए, अपना जो उसने काम किया है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जो उसके जो विरुद्ध जो कानून है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरे इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड वीडियो मिलते हैं एज वेल एज आपको पीडीएफ भी मिलते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बीएड रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।